हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम अपने भाई की शादी के बाद अपनी भाभी को अपने घर में प्रवेश करवाती है और उसकी भाभी गीता अपनी भारी सी पायल को छन छन बजाती हुई घर के अंदर आती है, जिसके बाद पूनम सर दर्द से चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है। पूनम एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी जिसे घर के कामों में महारत हासिल थी। वो सारे काम बखूबी करती, लेकिन उसके साथ एक मुद्दा था, वो ये कि उसे माइग्रेन था। वो थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन लेती तो उसके सर में दर्द होने लगता। इसलिए ही उसके घर वाले भी सारे काम धीरे धीरे किया करते ताकि उसे दिक्कत ना हो। अब ऐसे में जब पूनम की भाभी गीता शोर मचाते हुए घर में आती है तो पूनम को चक्कर आना तो बनता ही था, जिसके बाद सब उसे उठाकर कमरे में ले जाते हैं और गीता अपनी ननद पूनम से पूछती है, क्या हुआ ननद जी, आपको चक्कर क्यों आ गए? आप ठीक है ना? बताइए, मैं डॉक्टर को बुलवा देती हूँ। भाभी अभी नई नई आई है, अगर इनको बोलूंगी कि इनकी पायल मुझे दिक्कत दे रही है तो खामखा बुरा न मान जाए। कोई बात नहीं, बाद में ही बता दूंगी इनको। कुछ भी तो नहीं भाभी, वो शादी की थकान थी ना तो शायद चक्कर आ गया होगा, आप परेशान मत। वहीं पर पूनम के पास खड़ा पूनम का भाई गौतम कहता है, अरे पूनम, तूने तो हमें डरा ही दिया था, हमें लगा पता नहीं तुमको क्या हो गया। अच्छा अब तुम यहाँ आराम करो, कुछ चाहिए हो तो बुला लेना। और तुम चलो गीता, हम भी बची हुई रस्में खत्म करते हैं और आराम करेंगे फिर। इतना कहकर गौतम और गीता पूनम के कमरे से जाने लगते हैं और गीता के जाने पर उसके पायल की छन छन की आवाज से पूनम को फिर से सर दर्द होता है, लेकिन वो सहन कर लेती है। समय बीतता है, अब जहाँ भी गीता जाती पूनम उससे दूर दूर रहती। एक दिन गीता, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी पूनम भी आकर नाश्ता करने लगती है और गीता कहती है, पूनम, मैंने देखा है कि तुम मुझसे दूर दूर रहती हो। क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? आखिर बात क्या है, बताओ ना। भाभी आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बस आप ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, शायद ये सच है और मैं कहीं ज्यादा ही सोच रही हूँ। अरे तुमने चावल तो लिए ही नहीं, रुको मैं रसोई से लेकर आती हूँ, स्पेशल बनाए हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद आएंगे। अरे यार, ये चलेगी तो मेरे फिर से सिर में दर्द हो जाएगा। अरे भाभी आप बैठ जाओ, मैं लेकर आती हूँ, आप तकलीफ मत लो। पूनम, भाभी की बात मानो, मैंने बोला ना कि मैं लेकर आई, तुम रुको यहीं। इतना कहकर गीता रसोई में चली जाती है, जिसके बाद पूनम की भाभी की पायल फिर से पूनम के सर में दर्द करती है और ये देखकर अनिरुद्ध कहता है, जब तुझे गीता की पायल से परेशानी है तो तू उसे बता क्यों नहीं देती? इतना क्यों सहन कर रही है? तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। हाँ पूनम, ये गलत है, अगर तुझसे नहीं बताया जा रहा तो तू रुक, मैं अभी उसको बता देता हूँ। नहीं, आप दोनों को मेरी कसम है, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। और भाभी नहीं है, उनका पायल पहनने का मन करता होगा, कुछ दिन की तो बात है। जिसके बाद पूनम की कसम के खातिर गौतम और अनिरुद्ध गीता को कुछ नहीं बताते, लेकिन पूनम का हाल अपनी भाभी की पायल की वजह से बेहाल था। जिसके बाद वो एक दिन अपने कमरे में रात के समय सोचती है, देख यार, तेरी भाभी की पायल तो तेरी जान लेकर ही मानेगी। इससे अच्छा तो यही है कि तू अपनी भाभी की पायल चोरी कर ले। वैसे भी रात को वो पायल उतार कर ही सोती होगी, यही मस्त आइडिया है। ना रहेगी पायल, ना बजेगी पायल। ओ वाह। और इतना कहकर पूनम अपने भाई भाभी के कमरे में चुपके से जाती है और भाभी के सरहाने रखी पायल को उठाकर अपने कमरे में ले आती है और अलमारी में छुपा देती है। अगली सुबह जब गीता अपनी पायल को गायब देखती है तो परेशान होकर पूनम से कहती है, मेरी पायल देखो पूनम, सुबह से मिल ही नहीं रही। ओह भाभी, आप कहीं रख कर भूल गई होंगी, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। पर मुझे पायल पहनना बहुत पसंद है, मैं कैसे रहूंगी बिना पायल के? गीता उदास होकर किसी काम से मार्केट चली जाती है और पूनम घर में नाचते हुए कहती है, जियो पूनम जियो, भाभी की पायल ले ली, जियो रे पूनम। लेकिन पूनम ये नहीं जानती थी कि उसकी खुशी बस थोड़ी ही देर की है, क्योंकि जब वो ड्राइंग रूम में बैठी होती है तभी गीता और भी भारी छन छन के साथ घर में आती है और पूनम अपनी कानों पर हाथ लगाकर कहती है, भाभी आप ये पायल कैसे? आपकी पायल तो खो गई थी ना?
मुझे पायल पहनने का बहुत शौक है और उसके बिना मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अब मेरी पायल तो घर में ही होगी, मिल जाएगी। इतने में मैं एक और भारी पायल ले आई। मस्त है ना? रुको बजा कर दिखाती हूँ। इतना कहकर गीता पायल बजाती है और पूनम भाग जाती है। तो गीता कहती है, अब इसको क्या हुआ? अब बेचारी पूनम के पास बस एक ही रास्ता था कि वो दूसरी पायल भी चुरा ले, और वो वही करती है। जिसके बाद अगले दिन जब गीता, पूनम, गौतम और गौतम के पिता अनिरुद्ध नाश्ते की टेबल पर बैठे होते हैं, तो गीता कहती है, मुझे लगता है जैसे सीरियल किलर होता है ना, वैसे ही कोई सीरियल चोर आसपास घूम रहा है। आपको पता है इस घर में मेरी 2 जोड़ी पायल चोरी हो गई। जरूर पूनम का काम होगा। तो बेटी तू पायल पहने ही मत ना, चोरी नहीं होगी। छोड़ो गीता, अब जो हो गया उसे जाने दो। अब एक पायल की कंप्लेंट करवाना अजीब लगेगा, पुलिस भी हंसेगी, और पायल घर में ही मिल गई तो और अजीब लगेगा। हाँ, आप दोनों सही कह रहे हैं। मेरे पास इतना पैसा नहीं जो रोज नई पायल लाऊं, और कभी पायल के साथ मेरे पैर भी चोर काट ले गया तो अरे नहीं। अच्छा ससुर जी, आप सबसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बताओ ना बहू। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मैं घर में बोर हो जाती हूँ और मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, तो क्या मैं घर में रहकर बच्चों को क्लासेस दे सकती हूँ? अरे क्या ही जरूरत है गीता, तुमको घर का इतना ही काम रहता है, क्यों मेहनत करना चाहती हो? रहने दो, आराम करो। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? भाभी कुछ करना चाहती है तो हमको उनका साथ देना चाहिए, और आप उनको रोक रहे हैं, ये तो बहुत गलत है। भाभी, आज की नारी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और आप घर में क्लासेस दे सकती हो, आपको कोई मना नहीं करेगा। हाँ बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम आराम से क्लास दो, ये तुम्हारा ही तो घर है। ठीक है, फिर मैं कुछ दिनों में सारी तैयारियां करके क्लासेस शुरू करती हूँ। कुछ दिन बाद जब पूनम अपने कमरे में पढ़ रही होती है, तो उसे कुछ आवाज आती है। ता थई ता थई, ता थई ता थई। घुंघरू का शोर सुनकर जब पूनम कानों में रुई लगाए कर बाहर आती है, तो देखती है कि गीता बच्चों को कथक सिखा रही है, वो भी मोटे घुंघरू पहनकर। उसे देखकर पूनम कहती है, भाभी प्लीज भगवान के लिए रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? अरे पूनम, मैंने बात की थी ना कुछ दिनों पहले कि मैं बच्चों को क्लासेस देना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने कथक में डिप्लोमा किया है, मैं इन्हीं क्लासेस की बात कर रही थी। और ये सब सुनकर पूनम से सहा नहीं जाता और वो गीता को सब बता देती है कि उसे माइग्रेन है, भाभी की पायल उसी ने चुराई थी। ये सब सुनकर गीता कहती है, पागल, अगर ऐसा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं पायल नहीं पहनती और क्लासेस के लिए भी बाहर कोई घर किराए पर ले लेती। भाभी मुझे माफ कर दो, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। आप नई तो आई थी इस घर में। एक शर्त पर माफ करूंगी, अगर तुम मेरी दोनों पायल वापस कर दो तो। वैसे तो इशिता काफी समझदार थी, पर जहाँ पर संतरी रंग की संतरे वाली टॉफियों की बात आती, उसको बच्चा बनने में टाइम नहीं लगता था। वो जहाँ कहीं भी जाती तो सबसे पहले उसकी नजरें उन्हीं टॉफियों को ढूंढा करती। वैसे तो इशिता अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी, पर उसका झुकाव अपनी माँ से कम और कबीर की माँ कमलेश से ज्यादा था। कबीर उसके बचपन का दोस्त था। हालांकि कबीर उसे बेहद प्यार करता था, पर वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। ऐसे ही एक दिन इशिता कबीर के घर जाती है और कमलेश से बोलती है, आंटी आपने खाने में क्या बनाया है आज? खुशबू तो बड़ी डिलीशियस आ रही है। अरे तेरे मनपसंद पनीर और आलू नान बने हैं। वाओ! पर आपका वो नालायक बेटा कहाँ है? आने दो उसको, तभी खाएंगे। अरे गया है वो मार्केट तेरे लिए संतरे की टॉफी लेने, खत्म हो गई थी घर में, और वैसे भी तेरा तो मन नहीं भरेगा ना उस टॉफी के बिना। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद कबीर उसकी टॉफी ले आता है और उसको दिखाकर वापस अपनी जेब में रख लेता है, जिस पर इशिता बच्चों की तरह जिद करने लगती है और कबीर से कहती है, क्या कबीर, मेरी टॉफी देना। एक ही शर्त पे मिलेगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, अब तो दे दो मेरी टॉफी। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन ले मेरी माँ। मेरी शर्त ये है कि तू अब से डेली बस एक ही टाइम टॉफी खाएगी। मेरे और मेरी टॉफी के बीच में दीवार खड़ी करने वाले तुम होते कौन हो? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा? अबे ओ नौटंकी, ये अपना नाटक कहीं और दिखाइयो। पर हाँ, ये टॉफी इतनी आसानी से मिलती नहीं है।
इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, समझी? चल फिर मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। आज के बाद जब भी तू ये टॉफी खरीदेगा ना तो एक नहीं बल्कि इसके दर्जन पैकेट ले लेना, ताकि तुझे बार बार ना खरीदनी पड़े। टेंशन फ्री हो जाइयो। इतना बोलकर इशिता उससे टॉफी लेकर उससे अपने बैग में रख लेती है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इशिता अपना बैग उठाकर वापस अपने घर लौट जाती है। उसके घर में आते ही उसकी माँ सुनीता उससे बोलती है, आ गई तू? इस टाइम आई है? जरूर कबीर के घर से खाना खाकर ही आई होगी तू। हाँ सॉरी, आज फिर मैंने आपको नहीं बताया, पर कल सुबह से पक्का मैं अपने हिस्से का खाना खा लूंगी। इतना बोलकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सतिंदर से फोन पर बातें करने लगती है और वो उससे कहती है, बेबी आखिर तुम कब अपनी टॉफी की फैक्ट्री खोलोगे? कब तुम अपने पैरों पर स्टैंड होगे? कब तुम मुझे सबसे मिलवाओगे? बताते क्यों नहीं हो? बोलो ना। इशिता, बस कुछ ही दिनों की बात है और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और, मेरे बारे में किसी को मत बताओ। मेरा काम होते ही मैं खुद सबसे मिलवाऊंगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें तो पता है ना। दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद इशिता अपने घर में तैयार होकर सतेंद्र से मिलने चली जाती है। वो दोनों सुपरमार्केट के पिज्जा हट में एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। साथ ही पिज्जा खाने लगते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग बेहद सारा अच्छा खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। तभी इशिता टॉफी निकालकर खाने लगती है और जैसे ही सतेंद्र उसको कुछ बोलने जाता है वो उसके मुंह में भी एक टॉफी डाल देती है और बच्चों की तरह हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर सतेंद्र कहता है, तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान और इन टॉफी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। और प्लीज यार, मुझे ये टॉफी ना दिया करो। मैं एक लौता इंसान हूँ जिसको ये टॉफी ना पसंद होगी। पर मुझे तो पसंद है ना। हाँ हाँ, तभी तो इसी टॉफी की फैक्ट्री खोलनी है ताकि तुम इसमें डूबी रहो। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर कबीर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर कबीर के पूरे तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत सतेंद्र की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसका अच्छे से बैकग्राउंड देखकर और ये जानने के बाद भी कि इशिता उससे बेहद मोहब्बत करती है, वो उन दोनों को अलग करने की सोचता है और मन ही मन बोलता है, इशिता, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे इसको तुमसे दूर भी करना पड़ा तो मैं हर कीमत पर तुम्हें इससे दूर करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को अलग करने के लिए कबीर कुछ गुंडों को सतेंद्र की सुपारी दे देता है और उनसे कहता है, उस जाहिल इंसान को इतना मारना कि वो सपनों में भी इशिता का नाम न ले। पर हाँ, याद रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। जान से मत मार देना। वो गुंडे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कबीर ने उन्हें बताया था। और शाम को जब सतेंद्र ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो गुंडे रास्ते में उसे घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। साथ ही हाथापाई में सतेंद्र की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर पैरों पर गहरी चोटें आती हैं, जिसके कारण वो काफी दिनों तक इशिता से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। साथ ही इशिता को ऐसा लगता है कि सतेंद्र ने उसे धोखा दिया है और इशिता उसकी यादों को मिटाते हुए खुद से कहती है, मुझे धोखा देकर भाग गए। भगोड़े हो तुम एक नंबर के। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ। ये सब कुछ कबीर छुपकर देख रहा होता है। साथ ही मौके का फायदा उठाकर अपनी और उसकी माँ से शादी की बात कर लेता है। दोनों की फैमिलीज खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है, लेकिन कमलेश इशिता से जाकर बात करने के बारे में सोचती है और उसके पास जाकर वो उससे कहती है, अरे इशिता, मेरा कबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। मुझे पता है कि तुम भी कबीर से बहुत प्यार करती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप
क्या कहना चाहती हो? अरे मैं तेरे और कबीर की शादी की बात कर रही हूँ, और वैसे भी तेरा जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इशिता कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बहुत देर तक सोचकर और अपनों की खुशियों को देखकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का करके उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी की डेट आ जाती है और शादी वाले दिन सतेंद्र हॉस्पिटल से सीधा इशिता के घर आ जाता है, जहां उन दोनों की शादी हो रही होती है। सतेंद्र को ऐसी हालत में देखकर इशिता शादी के मंडप को छोड़कर सीधा उसके पास जाकर उससे बोलती है, सतेंद्र, इतने महीनों से कहाँ थे तुम? आखिर तुम्हें एक भी दिन मेरी याद नहीं आई? बताओ। इशिता, अपने प्यार के कई दुश्मन हैं और कुछ तुम्हारे अपने। ये सब कबीर का किया हुआ है। सतेंद्र वहाँ खड़े सभी लोगों को कबीर की सच्चाई बता देता है, साथ ही अपने और इशिता के रिश्ते के बारे में भी। अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद कमलेश बिल्कुल टूट जाती है और वो अपने बेटे की ओर से सभी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। अपनी माँ को सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के लिए भी सबसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करना तुम दोनों। इशिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें पाने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जाता। अपने सच्चे प्यार के लिए उनको उनकी खुशी देनी होती है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। कबीर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है और उसी मंडप में जहाँ पर कबीर और इशिता की शादी होने वाली थी, वो उन दोनों की शादी करवाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। साथ ही सतेंद्र अपनी संतरे की टॉफी की इशिता के नाम से फैक्ट्री खोलता है और इशिता अपनी टॉफी और अपने सतेंद्र के साथ हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।